जय श्री श्याम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और हम प्राइमरी रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। प्राइमरी रूल्स में हमने लिटिल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे हिडन केस या फिर मिसचीफ रूल के बारे में। नाम से पता लग रहा है मिसचीफ रूल, मतलब ये रूल कहता है कि आप लोग को इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि मिसचीफ अवॉइड हो सके। मिसचीफ मतलब गड़बड़, जिस गड़बड़ को दूर करने के लिए कानून बनाया है ना, वो गड़बड़ अवॉइड हो सके, इस तरीके से आपको लॉ को पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, तो आपको हिडन केस का प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है। क्या लिखा है? द इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक कंस्ट्रक्शन एज सच सप्रेस द मिसचीफ, जिससे मिसचीफ गड़बड़ कम से कम हो, एंड एडवांस द रेमेडी अकॉर्डिंग टू ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन, और सोल्यूशन मिल सके प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग टू लॉ मेकर्स का इंटेंशन। ठीक है, तो बेसिकली लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन है, कैसे वो मिसचीफ को अवॉइड करना चाहते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम का, वो ध्यान में रखते हुए हमें लॉ को इंटरप्रेट करना होता है। क्या देखो, आपको बेसिकली ये रूल कहता है कि आपको 4 क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। हिडन केस में इस बताया गया था कि लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए 4 चीज़ों को आपको कंसीडर करना होता है। पहली चीज़, इस लॉ से पहले क्या लॉ था इस प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी चीज़, वो लॉ जो लॉ था उसमें क्या कमी थी, क्या डिफेक्ट था, क्या मिसचीफ था, क्या हार्डशिप था जो पुराने लॉ से हमें फील हो रहा था। हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचीफ और डेफिशिएंसी, जो नए लॉ में ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम डिकोड कर रहे हैं, वो कैसे प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, मिसचीफ को दूर कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, कमियों को दूर कर रहा है, एंड कैसा सोल्यूशन हम देना चाहते हैं। ठीक है, ब्रॉड सोल्यूशन हम देना चाहते हैं ना प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको लॉ को इंटरप्रेट करना होता है। एंड देन द कोर्ट शैल मेक सच कंस्ट्रक्शन एज विल सप्रेस द मिसचीफ, ये अंडरलाइन करेंगे, एंड एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द सटल इन्वेंशन एंड इन्वेजन्स फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मिसचीफ। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले कानून था कि एग्ज़ाम में बुक्स अलाउड नहीं है, बुक्स एंड नोटबुक्स अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों था पहले? ताकि एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो पाए, और पहले तो बुक्स और नोटबुक्स ही ज़रिया होते थे पढ़ाई का। अब विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, अब तो फ़ोन्स भी हो गए हैं, टैब भी हो गए हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो गए हैं। ठीक है, और लॉ में लिखा है कि बुक्स नोटबुक्स अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है? गैजेट्स तो अलाउड हो गए, इसका मतलब तो है ना। तो अब इसमें अब नया लॉ आया कि बुक्स नोटबुक्स के साथ साथ किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। सो न्यू लॉ इज़ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी अलाउड नहीं होगा। तो इसको जब आप समझोगे, तब किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्यों अलाउड नहीं है, कैसे लॉ मेकर इंटरप्रेट करेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसलिए अलाउड नहीं है कि मिसचीफ क्या था, बच्चे चीटिंग करते थे। मिसचीफ को बनाने के लिए पहले रूल क्या था? पहले रूल में बुक्स के बारे में बात लिखी थी। इसमें कमी क्या थी कि सिर्फ बुक्स नोटबुक्स कवर्ड थी, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी आ गए हैं चीटिंग करने के लिए। तब फिर नया लॉ को हम इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा, मतलब कि चीटिंग ना हो, इसके लिए गैजेट्स भी अब मना कर दिए गए हैं। समझ में आया आपको? तो कोर्ट्स को इंटरप्रिटेशन ऐसे करना है कि मिसचीफ, वो हरकत कम से कम हो सके और सोल्यूशन मिल सके उस हरकत को अवॉइड करने के लिए, एंड फ्यूचर में भी बच्चे कोई लूप होल ना निकाल सकें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लिखते तो आजकल का बच्चा पता है क्या कहता? कानून में तो लिखा ही नहीं है फ़ोन अलाउड है, अलाउड नहीं है, अब मेरा तो ज़रूरी कॉल आना है, मुझे तो फ़ोन अलाउड करो आप अंदर। ठीक है, तो बच्चा कोई लूप होल ना निकाल सके, कोई इन्वेंशन ना हो सके, कोई नया तरीका ना निकल सके मिसचीफ के लिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त। समझ में आ गया? तो किसी भी तरीके का मटेरियल अलाउड नहीं है। अगर लॉ में ये लिख दिया जाए तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आएगा? हाँ। क्या रीज़न है इसको ऐसा इंटरप्रेट करने के लिए? कि भैया ताकि चीटिंग ना हो पाए। समझे आप मेरी बात? चलिए, तो सिंपल भाषा में बोला जाए, जब कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करेगा तो इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा जिससे प्रॉब्लम स्टॉप हो सके। ठीक है, जैसा लॉ का इंटेंशन था उसको स्टॉप करने का या सॉल्व करने का, सल्यूशन मिल सके उस प्रॉब्लम का, एंड कोई ट्रिक या लूप होल ना निकाली जा सके जिससे वो प्रॉब्लम कंटिन्यू हो पाए। मतलब लोग ऐसा ट्रिक और ना निकाल लें कि जिससे प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सके। बट द मिसचीफ रूल कैन बी अप्लाइड ओनली इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन द लॉ।
लॉ में क्लियर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉ में एम्बिग्विटी है, डाउटफुलनेस है, तब आप मिसचीफ रूल लगाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है कि जब भी किसी लॉ को आपको इंटरप्रेट करना है जो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब भी इंटरप्रिटेशन करोगे तो ऐसे करोगे कि सर्टन क्लासेस ऑफ पीपल जो बैकवर्ड है उनके बेनिफिट में रूल्स को इंटरप्रेट करोगे बेसिकली, ठीक है। जिनको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, जो अनप्रिविलेज थे पास्ट में, उनके बेनिफिट में आपको लॉ को हमेशा पढ़ना है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू स्टैट्यूट विच ब्रिंग्स इनटू इफेक्ट प्रोविजन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल। कुछ ऐसा एक्ट है, कुछ ऐसा कानून है जिसमें कुछ क्लासेस के लोगों के बारे में बात लिखी है, तो आप लॉ को ऐसा इंटरप्रेट करो कि उन क्लासेस के लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। और जो लोग पास्ट में अच्छे से, जिनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उनके फेवर में आप लॉ को इंटरप्रेट करो। हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड हु हैव नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली इन द पास्ट, जो बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड है उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो, इस तरीके से आपको लॉ को इंटरप्रेट करना है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड को इंटरप्रेट करना है। सेंटेंस है स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम ब्रॉडर व्यू लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड में हम क्या लेंगे, कैसे इंटरप्रेट करें, हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, ठीक है। और ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे कवर करेंगे। जस्ट फाइनेंशियल हार्डशिप को हम कवर नहीं करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी कवर करेंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को भी कवर करेंगे, कल्चरल बैरियर्स को भी कवर करेंगे, पास्ट में उनके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है जिन कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप एक वर्ड को जब इंटरप्रेट कर रहे हो जो कि लोगों की भलाई के लिए बनाया है, कुछ लोगों की भलाई के लिए, तो वो कुछ लोग कौन होंगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप ब्रॉडर व्यू लेके चलो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का फ़ायदा हो सके, ये हम कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग ऑफ देम टू देम इफ पॉसिबल। दे ऑट टू बी कंस्ट्रूड अट्रस मैजिस वैले क्वेम पेरेंट। देखो क्या कह रहे हैं, वैसे तो आपको हर वर्ड को एज इट इज पढ़ना होता है, पर कभी कभी आप हर वर्ड को एज इट इज पढ़ रहे हो ना, तो लॉ का मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो लॉ को क्या हम बेकार जाने दें? नहीं, इसका मीनिंग यही होता है ना, अट्रस मैजिस क्वेलेट क्वेम पेरेंट का मीनिंग यही होता है कि लॉ से आप कुछ मीनिंग डिराइव करो, पूरा नहीं करा पा रहे हो तो उसको बेकार मत जाने दो, यही तो मीनिंग होता है, यही लिखा है। इनफैक्ट मैक्सवेल गोज टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेटिंग नॉटविथस्टैंडिंग द जनरल रूल कि फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू ईच एंड एवरी वर्ड। अगर रीजनेबल मीनिंग नहीं निकल पा रहा है किसी वर्ड या फ्रेज का, या अगर आप मीनिंग निकाल रहे हो तो पूरे एक्ट का ही मीनिंग वो खराब कर रहा है, तो ऐसे वर्ड को छोड़ दो, उसे फिर मत पढ़ो। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही लगेगा। क्या लिखा है, वैसे तो हर एक वर्ड को आपको वैल्यू देनी है, पर अगर आप हर एक वर्ड को वैल्यू देने जा रहे हो तो पूरे लॉ का मतलब ही उल्टा निकल रहा है, तो पूरा लॉ आपका बेकार हो जाए, इससे बेटर है उस एक वर्ड को छोड़ दो और लॉ का कुछ तो मीनिंग डिराइव कर लो, ठीक है। समझ में आए? बस यही, इससे सिंपल वर्ड्स में आप नहीं समझ सकते हो। जैसे और फिर हम बात करें एंड और के बारे में। एंड इज अ पार्टिकुलर जॉइनिंग द वर्ड, ये तो आपको पता ही है, और सेंटेंसेस एंड दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है। एंड नॉर्मली कंजंक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। ये बात लिखी है एंड ये बात लिखी है, तो दोनों बातों को साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ एडिशन। और क्या है, ऑप्शन देता है, या तो ये या ये, ठीक है। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव पार्टिकल दैट मेक्स एन ऑल्टरनेटिव जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईदर जैसा साउंड करता है ये ना, ठीक है। या ये और अगर लिखा है तो हम क्या कहेंगे, या ये बात लिखो या ये बात देखो। समझते हो एंड और का मीनिंग? तो वैसे तो एंड को एंड ही पढ़ना है और को और ही पढ़ना है, पर कभी कभी एंड और पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रही है, लॉ लग नहीं रहा है, नहीं यही कहना चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहता होगा। एंड और पढ़ने से, एंड को एंड और को और पढ़ने से गड़बड़ फील हो रही है, लॉ ठीक से हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, लॉ का पूरा मीनिंग ही चेंज हो रहा है, तो फिर ऐसे में हम चाहे तो एंड या और को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, वैसे तो एंड को एंड और को और ही पढ़ना है। क्या एंड को और या और को एंड पढ़ा जा सकता है? कैन एंड बी रेड एज और एंड वाइस वर्सा? यस, sometimes and is read as or and vice versa to give effect to the intention of the legislature as discussed from the context, and may be legitimately be construed as or when intention of the legislature is clear and when any other construction would tend to defeat such intention.
एंड को आप और ले सकते हो जब आपको पढ़ के लग रहा है कि हाँ यहाँ और ही आना चाहिए था, ठीक है, क्लियर है आपको कि यहाँ और ही आना चाहिए था। अगर आप एंड को एंड लोगे तो मीनिंग एकदम गलत हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। सेम एज मे एंड शैल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। शैल मैंडेटरी नेचर का होता है एंड मे आपका डायरेक्टरी नेचर का होता है। शैल कहता है ये काम करना ही करना है, मे कहता है आपकी मर्जी, आप ये काम भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो मैंडेटरी वेयर द इनैक्टमेंट और प्रोविजन प्रिस्क्राइब्स दैट कॉन्टेम्पलेटेड एक्शन बी टेकन विदाउट एनी ऑप्शन और डिस्क्रिशन। मैंडेटेड शैल लिखा है मतलब कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर शैल वर्ड यूज़ हुआ है तो। मे वर्ड यूज़ हुआ है तो एक्टिंग अथॉरिटी को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपकी मर्जी है, चॉइस दी गई है, आपके जजमेंट है, आप अपने हिसाब से इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। जब मे लिखा होता है तो डायरेक्टरी प्रोविजन रहता है। इन डिसाइडिंग वेदर द स्टैच्यूट इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी, क्वेश्चन इज वेदर देर इज एनीथिंग दैट मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। अगर ड्यूटी लगाई जा रही है तो मैंडेटरी है, ठीक है। इफ इट इज सो द स्टैच्यूट इज मैंडेटरी वन, अदरवाइज इट इज डायरेक्टरी वन। मे सिग्निफाइज परमिशन एंड इम्प्लाइज दैट अथॉरिटी हैज बिन अलाउड डिस्क्रिशन। रिपीट बात है, शैल इन द नॉर्मल सेंस इम्पोर्ट्स अ कमांड, मतलब आप पे जबरदस्ती वो बात थोपी जा रही है। मे भले ही परमिसिव है, समटाइम्स उसे कंपल्सरी ट्रीट किया जाता है एज शैल, ठीक है। ये भी एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है, हमेशा ऐसा नहीं करना है। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में जब मे को मे पढ़ना है और मे को मे पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग सही से नहीं निकल रहा है, तब जाके आपको मे को शैल पढ़ना है। तो एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में आपने दो बातें पढ़ी, एंड और मे शैल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका रूल है प्राइमरी रूल में, रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक एडजस्टम जनरल्स कब अप्लाई होता है और एक एडजस्टम जनरल्स कब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आगे ध्यान से समझते हैं। द टर्म एडजस्टम जनरल्स मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, सेम तरीके के, एक ग्रुप ऑफ, एक काइंड ऑफ, एक सेम नेचर वाली चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं एडजस्टम जनरल्स में। सिंपली स्टेटेड ये रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स पर्टेनिंग टू क्लास और कैटेगरी और जीनस आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। आपने कुछ स्पेशल वर्ड लिखे हैं और साथ में जनरल वर्ड लगा दिया, ठीक है। तो जनरल वर्ड को आप इनके सेंस में ही समझोगे, समझ रहे हो। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे आपका लिखा है कार, ट्रक और ट्रैक्टर लिख दिया सपोज, ठीक है, सारे ही 4 व्हीकल्स हैं, तो इनसे कैटेगरी बन रही है 4 व्हीकल्स। 4 व्हीकल मतलब 4 पैरों वाले व्हीकल, राइट। उसके बाद मैंने एटसेट्रा लगा दिया, तो एटसेट्रा में भी 4 पैर वाले व्हीकल्स ही आएंगे, ये कहना चाहते हैं सिंपलेस्ट तरीके में, ठीक। क्या लिखा है देखेंगे, वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स पर्टेनिंग टू क्लास और कैटेगरी और जेनस आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड, द जनरल वर्ड शैल बी कंस्टिट्यूट एज लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज दो स्पेसिफाइड। तो एटसेट्रा में वही सेम चीज़ें आएंगी, सेम तरीके की चीज़ें आएंगी जो स्पेसिफिक वर्ड्स के क्लास में फॉल करती हों। ये रूल कब अप्लाई होगा, जब स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन है और फिर एक जनरल वर्ड गिवन है। स्पेसिफिक वर्ड से क्लास और कैटेगरी बन रही है और वो कैटेगरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और भी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, तभी तो एटसेट्रा को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि और भी चीज़ें सेम नेचर की उसमें ले आएंगे, ठीक है। आइए, वेयर एन एक्ट परमिट्स कीपिंग ऑफ डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज एंड अदर एनिमल। तो डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल, तो अदर एनिमल में क्या आएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल थोड़ा ना आ जाएंगे। द एक्सप्रेशन अदर एनिमल्स वुड नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स बट वुड मीन ओनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक हॉर्सेस, राइट। सिमिलरली आपका सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा। तो एटसेट्रा में बुक्स क्या आपकी पढ़ाई वाली बुक्स आएंगी, नहीं, अकाउंटिंग वाली ही बुक्स आएंगी, समझ में आ रहा है, बस यही लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको वर्ड्स को अकाउंट्स के हिसाब से इंटरप्रेट करना है और सारे रजिस्टर्स और ये सब आपके आ जाएंगे, बट मिनट्स बुक वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि वो अकाउंट्स की नहीं होती हैं। प्रॉक्सी बुक, मिनट्स बुक वो सब नहीं आएंगी क्योंकि वो अकाउंट्स की नहीं होती हैं, समझ रहे हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा में आपको अकाउंट से रिलेटेड ही बुक्स लेनी है, क्लियर। चलिए, दिस रूल अप्लाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रूल कब अप्लाई होता है, जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मेंशन होते हैं। एन्यूमरेशन मीन्स मेंशनिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, और उन स्पेसिफिक वर्ड से कुछ वो लोग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्लास या कैटेगरी को, मतलब एक क्लास या कैटेगरी आपको बनती दिखाई दे रही है।
क्लास और कैटेगरी अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, अभी उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं स्पेसिफिक वर्ड्स के अलावा। और उसके बाद एक जनरल टर्म आ रहा है, और कोई इंटेंशन भी लॉ का नहीं दिख रहा है कि और कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप उस जनरल वर्ड को ऐसे पढ़ो कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी के ही चीज़ें उसमें आ पाए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। एग्जाम्पल देखो, अ पर्सन में बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन। क्या यहाँ पे अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंसी से कोई कैटेगरी बन रही है? नहीं। ना माइंड से रिलेटेड कोई कैटेगरी बन रही है, कुछ नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एनी अदर रीजन आ जाएगा तो क्या एडजस्टम जनरस लगेगा? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड से कोई कैटेगरी नहीं बन रही है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ लॉ मेकर का इंटेंशन लग रहा है कि कोई भी और रीज़न से डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम एडजस्टम जनरस नहीं लगाएंगे। एनी अदर रीज़न में यहाँ पे लॉ मेकर का इंटेंशन दिख रहा है कि लिमिटेड नहीं रखना है, कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो यहाँ एडजस्टम जनरस नहीं लगेगा। ये आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया हमारा एडजस्टम जनरस वाला पॉइंट, राइट। तो एडजस्टम जनरस कब अप्लाई होता है वो हमें समझ में आ गया। अब आप देखो, एक क्वेश्चन बनता है इस पर कि एडजस्टम जनरस कब अप्लाई नहीं होता। तो ऑब्वियसली एडजस्टम जनरस कब अप्लाई होता है पहले समझो। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, फिर एक जनरल वर्ड है। अगर जनरल वर्ड पहले ही गिवन है तो एडजस्टम जनरस अप्लाई नहीं होगा। तो अगर प्रीसीडिंग टर्म ही जनरल है तो एडजस्टम जनरस अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स ही पूरी कैटेगरी को ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं जो स्पेसिफिक वर्ड लिखा है उसमें कैटेगरी ख़त्म। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका जैसे सीए कोर्स के बारे में। सीए कोर्स में 3 कैटेगरी होती है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, एक्सेट्रा। अभी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में ही तीनों कैटेगरी खत्म, तो एक्सेट्रा में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक वर्ड से पूरी कैटेगरी खत्म हो रही है तो एडजस्टम जनरस आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तीसरा है, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स अलग अलग कैरेक्टर के हैं, कोई कैटेगरी बन ही नहीं रही है, तो फिर आप एडजस्टम जनरस नहीं अप्लाई कर पाओगे। एंड फोर्थ है, अगर लॉ मेकर्स का क्लियर इंटेंशन है कि एडजस्टम जनरस लगाना ही नहीं है, जैसे आपका वो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि डिस्क्वालीफाइड वाला, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट एंड एनी अदर रीज़न। तो एनी अदर रीज़न लिख के लॉ मेकर ने बोल दिया कि भैया इतने तक लिमिटेड मत रहो, इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड टाइप का कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी और रीज़न हो सकता है। तो लॉ मेकर कह रहे हैं कि आपको इन वर्ड से लिमिटेड रहना ही नहीं है। तो लॉ मेकर का क्लियर इंटेंशन है कि एडजस्टम जनरस लगाना ही नहीं है, तब एडजस्टम जनरस नहीं लगेगा। समझ में आ गया आपको कि एडजस्टम जनरस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। दोनों के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बेटा, रिसेंटली ही एग्जाम में पूछा गया है स्पेशली इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। फर्स्ट चीज योर नोसाइटर असॉसी। नोसाइटर असॉसी मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स विद रिलेटेड मीनिंग आर ग्रुप टुगेदर, तो उन्हें एक दूसरे की सेंस में ही समझना है। अब बच्चे इसमें और एडजस्टम जनरस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मान लो लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कंफ्यूजन क्या रहती है और कैसे उसे दूर करना है मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, तो यहाँ प्लांट में क्या पेड़ पौधे भी आ जाएंगे? नहीं ना, इसे इन दोनों को एक दूसरे के सेंस में ही समझना है। प्लांट को मशीनरी वाला प्लांट ही समझना है सिर्फ। ठीक है, पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं समझना, ये आपको नोसाइटर असॉसी बोलता है। दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, दैट इज मीनिंग्स इन्फ्लुएंस वन अनदर, सो द ब्रॉडर टर्म इज इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट फिट्स द मोर स्पेसिफिक टर्म। ऐसा ब्रॉडर व्यू लेना है कि दोनों स्पेसिफिक टर्म्स भी उसमें आ जाए और उनका मीनिंग भी डिस्टर्ब ना हो, प्लांट और मशीनरी दोनों आ जाए, इस तरीके से आपको उसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, example, the law mentioned manufactured beverages including fruit juices, bottled water and syrups. The court decided that कि fruit juices should be understood based on the surrounding words, जिसमें processed चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब इस लाइन को देखो, इसमें सिर्फ processed चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ फ्रूट जूस का मीनिंग भी आप इनके हिसाब से ही लो, यहाँ पे नेचुरल फ्रूट जूस कवर नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो। तो मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस में अगर फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर, सिरप्स आते हैं, तो फ्रूट जूस में नेचुरल फ्रूट जूस नहीं आएंगे। ये हमें कैसे पता लगा? नोसाइटर असॉसी लगा के पता लगा, जिससे हमने ये डिराइव किया कि भैया बॉटल्ड वाटर, सिरप ये सब मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, तो इसमें नेचुरल फ्रूट जूस नहीं कवर होना चाहिए फिर। ठीक है, प्रोसेस्ड चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो हम फ्रूट जूसेस में भी प्रोसेस्ड जूस ही कवर करेंगे। ठीक है,
which refers to processed or manufactured juice since freshly pressed unsweetened orange juice is not manufactured or processed. तो भैया ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड ट्रीज आपको इंटरप्रेट करना है. तो प्लांट एंड ट्रीज में आप पेड़ पौधे वाला प्लांट लोगे, इस प्लांट एंड मशीनरी में आप प्लांट कौन सा लोगे, मशीनरी वाला प्लांट लोगे. इस तरीके से तो 7 के वर्ड से आपको इंटरप्रेट करना है कि दोनों का कॉमन मीनिंग निकले, ऐसा वर्ड्स को आप इंटरप्रेट करोगे. ठीक है. एक और लिखा है व्हीकल्स, ट्रक्स एंड कार. तो व्हीकल का मीनिंग ट्रक और कार जैसी चीज़ों को ही लेना है. इफ द लॉ रेफर्स टू व्हीकल्स, ट्रक्स एंड कार, द टर्म व्हीकल वुड बी इंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रक्स एंड कार्स. मतलब रोड व्हीकल के बारे में बात हो रही है, हवाई जहाज के या पानी के जहाज के बारे में बात नहीं हो रही है. समझ गए क्या? क्लियर है? चलिए. तो यानी कि बाइसिकल्स, एरोप्लेन्स, इनको हम नहीं ले रहे हैं, इवन तो दे आर टेक्निकली व्हीकल, पर ये 4 पहिए वाले रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. 4 पहिए वाले हैवी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें समझना है. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि कंफ्यूज होने वाली चीज़ ही नहीं है. मैम इसमें और एडजस्टम जनरस में क्या गिवन है, मतलब है इसमें भी तो हम एक जनरल वर्ड का मीनिंग इसी से डिराइव कर रहे हैं. बट एडजस्टम जनरस में पहले स्पेसिफिक वर्ड्स थे, उनसे कैटेगरी बन रही थी और फिर एक कॉमन वर्ड था, उसका मीनिंग निकालना था. ठीक है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जनरल वर्ड है फिर स्पेसिफिक वर्ड है, या पहले स्पेसिफिक वर्ड है फिर जनरल वर्ड है. यहाँ 2-3 वर्ड इकट्ठे गिवन है, तो तीनों का मीनिंग एक साथ कैसे लेके चलना है, कॉमन मीनिंग लेके चलना है. ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. बस एक और एग्जाम्पल है फायर आर्म्स, एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव्स. तो नाइट्रस ऑसी में एक्सप्लोजिव का मीनिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन के हिसाब से निकालना चाहिए. यानी कि जैसे ये आर्मी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो वो एक्सप्लोजिव जो आर्मी में यूज़ होते हैं. ठीक है. क्लियर? बस आप ये पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है. तो इसमें आप एक्सप्लोजिव में गन पाउडर या बुलेट लोगे, राइट. इंडस्ट्रियल डायनामाइट जो माइनिंग के लिए यूज़ होते हैं वो कवर नहीं होगा, क्योंकि आर्म्स एम्यूनेशन वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, आर्मी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के लिए. तो एक्सप्लोजिव भी वही वाले होंगे जो आर्मी में यूज़ होते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिशन. This doctrine is based on the idea that law or document should be interpreted according to how it was understood at the time it was created. जब लॉ बना था तो क्यों बना था, क्या रीज़न था, किस मकसद से बना था, क्या सोच थी, वो ध्यान में रखते हुए आप लॉ को इंटरप्रेट करो. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स सच एज क्रुएल्टी. तो जब क्रुएल्टी, उस टाइम क्रुएल्टी क्या होती थी, उस टाइम क्रुएल्टी मीन्स फिजिकल क्रुएल्टी होती थी. फिजिकल अब्यूज़ को ही क्रुएल्टी माना जाता था. तो आज के टाइम में भी फिजिकल अब्यूज़ को ही क्रुएल्टी माना जाएगा कि सिर्फ नहीं. ठीक है. व्हेन द लॉ वाज इनेक्टेड इन 1955 सोसाइटल नॉर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएल्टी वर अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल अब्यूज़. तब फिजिकल अब्यूज़ को क्रुएल्टी माना जाता था, मेंटल क्रुएल्टी तो उस टाइम थी ही नहीं. तो जब लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो तो ऐसे समझो कि भैया ठीक है उस टाइम क्रुएल्टी का मतलब ये था, बट आज के टाइम में क्रुएल्टी का मतलब ये नहीं है. तो जब लॉ बना था तो क्या सोच थी और आज के टाइम में क्या चेंज आ गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लॉ को इंटरप्रेट करना होता है. ठीक है. However, in modern times, court have expanded the definition of cruelty to include mental cruelty, such as emotional abuse और harassment. लिखा नहीं है वहाँ पे. ठीक है. पर ऑटोमेटिकली उस टाइम क्या था, क्या सोच थी और उसे आज के हिसाब से कैसे अपडेट करना चाहिए, उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे. विच वॉज नॉट ओरिजिनली कॉन्टेम्पलेटेड जब लॉ लिखा गया था. ठीक. मैगजिम्स क्या हैं, कुछ अब कुछ मैगजिम्स हैं. एक है कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिशो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्सीमा इन लेगे मीन्स कॉन्टेम्परेनियस इंटरप्रिटेशन इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ. इन अदर वर्ड्स लॉ को उस तरीके से समझना है जब लॉ बना था तो लोगों की क्या सोच थी और आज क्या चेंज आ गया है, दोनों को समझ के आपको पढ़ना होता है. बेस्ट इंटरप्रिटेशन तो यही है. क्यों? क्योंकि जब लॉ बना था तो कुछ बातों को ध्यान में रख के बना था, उस सिचुएशन के हिसाब से बना था. तो कभी भी लॉ पढ़ते हो तो उस सिचुएशन के हिसाब से पढ़ो. ठीक है. जैसे मैंने आपसे कहा कि बुक्स नोटबुक्स अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो उस टाइम लॉ बना था तो सिचुएशन क्या थी, सिर्फ बुक्स नोटबुक्स ही होती थी. तो आज के टाइम में उसे इंटरप्रेट करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें कंटेंट लिखा है उसे अलाउड नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट लिखा है आपका ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस एज कॉन्स्टिट्यूट मीन्स this principle suggests that long established custom or practices are valuable in understanding and interpreting laws. Yes, obviously customs को भी हमें ध्यान में रखना है, values को भी ध्यान में रखना है लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त.
अगर लॉ का मीनिंग क्लियर नहीं है, कहीं कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, कहीं कोई मीनिंग नहीं लिखा, तो देखो कि उस वर्ड को ट्रेडिशनली कस्टम वाइज लोग कैसे देखते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि रिस्पेक्ट देनी है किसी को, तो रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, आप उसके लिए जो सीनियर पर्सन आ रहा है तो आप खड़े हो जाओ, ठीक है। आपने देखा होगा कि हैट पहन रखी तो हैट उतार दो, ठीक है, और उन्हें स्पेस दो। ऐसा बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कहीं लिखे नहीं हैं पर फिर भी फॉलो होते हैं ड्यू टू कस्टम। When the meaning of the law is unclear, courts often look at how people have traditionally understood and applied the law over the time, using those customs to guide their interpretation. ठीक है, ओल्ड एक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि उसी को ही समझना है। ओल्ड एक्ट चलता आ रहा है, उसमें कोई वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं है, तो इस वर्ड को लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या कस्टम है इसके पीछे, उसी को यूज़ करके आज भी कोर्ट्स उसे इंटरप्रेट कर देते हैं उस शब्द को। इमेजिन देयर इज़ एनी ओल्ड लोकल लॉ फ्रॉम अर्ली 1900s, कहता है कि विजिटर को अपनी रिस्पेक्ट शो करनी है टेम्पल में आने से पहले। अब कैसे रिस्पेक्ट शो करनी है ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो ओवर द टाइम लोग कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं, चप्पलें निकाल के आते हैं, अच्छे कपड़े कवर्ड कपड़े पहन के आते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट शो करना कहते हैं। तो कोर्ट्स को अगर आगे इस लाइन को इंटरप्रेट करना है किसी केस में तो वो वैसे ही इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। द लॉ डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन व्हाट शोइंग रिस्पेक्ट मीन्स, ठीक है। हाउएवर फॉर मैनी डिकेड्स रिस्पेक्ट कैसे शो हो रही है, चप्पल जूते उतार के आओ। अगर मॉडर्न विजिटर आता है चप्पल जूते रिमूव किए बिना और वो कहता है कि लॉ में तो लिखा नहीं है, तो कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कोर्ट्स ट्रेडिशन कस्टम के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं आप जूते पहन के नहीं आ सकते, भले लिखा नहीं है पर उसका इंटरप्रिटेशन यही है, ठीक है। क्लियर? चलिए, हमारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डन हो गए हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एड्स टू कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। हमारे एड्स टू कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो तरीके के एड्स होते हैं, एक है इंटरनल एड्स, एक है एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। आगे चलने से पहले एक बार मैं क्विकली आपको सारे रूल्स रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक। आज तो हमारे कुछ प्राइमरी रूल्स थे और दो सेकेंडरी रूल्स थे, ठीक है। प्राइमरी रूल्स में पहला रूल था रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो कहता है जैसे जैसे शब्द लिखे हैं लॉ में सीधा सीधा वैसे ही समझेंगे, क्लियर मीनिंग है तो वैसे ही समझेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, कहता है अगर लिटरल मीनिंग निकाल के ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, लॉ का वेग मीनिंग निकाल रहा है, तो आप एक काम करो, इंटेंशन के पीछे जाओ, इंटेंशन समझो लॉ मेकर की और तब लॉ को इंटरप्रेट करो। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है अगर एक से ज़्यादा रूल्स है और उनको हमें पढ़ना है साथ में तो हारमोनी बना के पढ़ना होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें कुछ वर्ड्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था नॉट विथ स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, तो इन सबको अकॉर्डिंगली ट्रीट करके लॉज को एक साथ लेके चलना होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा था रूल इन हिडन केस और मिसचीफ रूल, किस मिसचीफ को अवॉइड करने के लिए रूल बना था, पहले वाले लॉ में क्या प्रॉब्लम थी, नए वाला लॉ कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, उन सबको ध्यान में रख के आप लॉ को इंटरप्रेट करोगे। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर कोई रूल बना है तो इस तरीके से उसे इंटरप्रेट करो कि मैक्सिमम बेनिफिट हो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का या जिनके साथ पास्ट में बुरा हुआ उनके बेनिफिट हो, ठीक है। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड और मेशल के बारे में बात कर रहा था कि वैसे तो हर वर्ड का वही मीनिंग लो जो है, बट अगर कभी कभी मीनिंग वेग निकल रहा है कोई वर्ड को इंक्लूड करने से तो उसे एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स। रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स कह रहा है कि स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनसे कैटेगरी है क्लास बन रही है, फिर एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि जनरल वर्ड है, तो जनरल वर्ड का मीनिंग भी उसी कैटेगरी क्लास का ही लो जो पहले वाले स्पेसिफिक वर्ड से निकल के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नोसाइट्रा सॉसी। डॉक्ट्रिन ऑफ, ये सेकेंडरी रूल्स में आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नोसाइट्रा सॉसी क्या कहता है आपका कि अगर दो वर्ड साथ में गिवन है, दो से ज़्यादा वर्ड साथ में गिवन है, तो एक जनरल वर्ड का मीनिंग ऐसा लेना है कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसी की कैटेगरी में फॉल हो, उसी से रिलेटेड ही मीनिंग निकले, ठीक है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिशन कहता है पुराने एक्ट्स को समझने के लिए उस टाइम जब एक्ट बना था तो क्या मकसद था वो समझो। और एक पॉइंट इसमें ये भी था कि अगर किसी पुराने एक्ट में कोई वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, किसी टर्म को डिफाइन नहीं किया है, तो लॉ कहता है कि एक काम करो, इतने सालों से जैसा लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं ना उस वर्ड को, तो वही अब उसी को हम यूज़ करके आगे इंटरप्रिटेशन कर देंगे, ठीक है। जैसे टेम्पल वाला पॉइंट था, टेम्पल में रिस्पेक्ट शो करना, अब रिस्पेक्ट का मीनिंग ही नहीं है तो उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वे इतने सालों से लोगों ने क्या रूल बना रखा है रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उसी हिसाब से कोर्ट्स भी फिर आगे इंटरप्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है तो कस्टम क्या कहता है उसको यूज़ करके हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिशन में,
क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द एड्स टू कंस्ट्रक्शन, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। अब यहाँ पे एड्स का मीनिंग है टूल्स। अब आप समझो जरा, इंटरनल टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं लॉ को समझने में, एंड एक्सटर्नल टूल्स जो आपको लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो विद इन लॉ, विद इन एक्ट जो आपके रूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनसे आप लॉ को समझ सकते हो, उन्हें इंटरनल टूल्स कहते हैं, इंटरनल एड्स कहते हैं, और बाहर जो होते हैं उन्हें एक्सटर्नल एड्स कहते हैं। सब समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस माइंड में ये रखना है कि विद इन लॉ इंटरनल एंड आउटसाइड लॉ एक्सटर्नल। आ जाओ, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन, द वेरियस पार्ट ऑफ इनैक्टमेंट, एक्ट के खुद के पार्ट्स को यूज करके आप इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। दे आर रेफर्ड टू एज इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन एंड कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प। सबसे ज़्यादा हेल्प इनसे होती है इन इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग द इनैक्टमेंट और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे क्या लिखा है, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं? काफ़ी सारे हैं। लॉन्ग टाइटल है, प्रिएम्बल है, हेडिंग है, मार्जिनल नोट्स है, डेफिनेशनल सेक्शन है, इलस्ट्रेशन है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोवाइजो है, एक्सप्लेनेशन है, शेड्यूल्स है, और रेड द स्टैच्यूट एज अ होल, बड़ा अंडर एस्टिमेटेड है पर इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये 10 के 10 इंटरनल एड्स हमें अच्छे से करने हैं। इस पर से अगर क्वेश्चन आ गया तो बोनस है भाई, तो फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टाइटल के बारे में। इनैक्टमेंट में एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक लॉन्ग टाइटल होता है। जैसे आपको कंपनीज एक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये है इसका पूरा लॉ, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी, ये है आपका लॉन्ग टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल से आपको कुछ पता लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है कंपनीज एक्ट क्यों बनाए? हाँ, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। तो क्या लॉन्ग टाइटल हमें एक्ट को समझने में हेल्प कर रहा है? यस। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया आपको, क्या याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एन इनैक्टमेंट वुड हैव व्हाट इज नोन एज शॉर्ट टाइटल एंड ऑल्सो अ लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल आपको यहाँ पे लिखा होता है, देखो ये रहा, दिस इज योर शॉर्ट टाइटल, और ये पूरा आपका लॉन्ग टाइटल। ठीक है, क्लियर? चलिए, दैट शॉर्ट टाइटल merely identifies the enactment and is chosen merely for convenience. The long title on the other hand describes the enactment and does not merely identify it. So the title of the statute is an important part of the act obviously and may be referred for the purpose of ascertaining the general scope and of throwing light on construction. Although ये पूरे एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है, बट एक जनरल हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किन चीज़ों के बारे में एक्ट में बात होने वाली है। गॉट इट? चलिए, उसके बाद है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको बताता है ये एक्ट क्यों बना है, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली दैन द लॉन्ग टाइटल। अब लॉन्ग टाइटल में भी तो लिखा था, बट प्रियम्बल में थोड़ा डिटेल में लिखा होता है। द प्रियम्बल में रिसाइट द ग्राउंड एंड कॉज ऑफ मेकिंग स्टैच्यूट, क्यों बना ये स्टैच्यूट, रीजन क्या था, वो प्रियम्बल में लिखा होता है। ठीक है, एंड द एविल एंड द बुराई जिसको उस एक्ट से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उसके बारे में आपको प्रियम्बल में लिखा होता है। इन शॉर्ट, प्रियम्बल डिस्क्लोज करता है प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन बट कैन ओनली बी ब्रॉट इन एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन एंड इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैच्यूट इज नॉट क्लियर। लॉ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रियम्बल को रेफर करके अच्छा ये मतलब होगा शायद इसका, ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली जो एक्ट में लिखा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द इनैक्टमेंट ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद है आपका हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हर चैप्टर में डिवाइडेड होता है पूरा एक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स में। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड अलग, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अलग, वाइंडिंग अप से रिलेटेड अलग, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स बने हैं। तो चैप्टर की हेडिंग से हमें पता लग गया ना, चैप्टर की हेडिंग है वाइंडिंग अप, तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर जितने भी सेक्शंस है वो वाइंडिंग अप वाले हैं। ईजी है ना? तो हेडिंग्स एंड टाइटल्स इन अ स्टैच्यूट ग्रुप रिलेटेड सेक्शंस टुगेदर। तो हेडिंग और टाइटल जो है स्टैच्यूट के, वो ग्रुप कर देता है रिलेटेड सेक्शंस को एक साथ एक चैप्टर में। ठीक है, These heading and titles can help interpret the meaning of the sections they introduce. आगे जो sections आने वाले हैं उनकी meaning को interpret करने में chapter की heading जो है बहुत काम आती है। While heading can clarify a section if there is any uncertainty or ambiguity, they cannot change the clear meaning of the words in a statute. Obviously heading सिर्फ आपको idea देता है, क्या उससे जो provisions लिखा है वो override हो सकता है? नहीं ना, बस वही है। If the language in the section is plain and straightforward, तो heading का कोई भी power नहीं है उसको कंट्रोल या ऑल्टर करने की। ठीक है, राइट? आगे चलते हैं। देखो जैसे डिफरेंट चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू।
तो आपको पता लग जाएगा कि जितने भी सेक्शंस हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स होते हैं जैसे साइड में कुछ नोट्स लिखे होते हैं एक्ट में, उन्हें हम कहते हैं मार्जिनल नोट्स। तो मार्जिनल नोट्स समरी होते हैं या साइड नोट्स होते हैं जो सेक्शंस के साइड में पाए जाते हैं, जहाँ पे कंटेंट को समराइज किया जाता है। तो ये आपको क्विक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं सेक्शन का, पर ये लॉ का पार्ट नहीं होते हैं। मार्जिनल नोट्स जब एक्ट बनता है तब नहीं आते हैं, बाद में डाले जाते हैं, तो ये लॉ का पार्ट नहीं होता है। दे वर एडिड आफ्टर द एक्ट वर पास्ड एंड नॉट ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दस दे आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज एड। पर अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा वहाँ का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है। Exceptional cases, however, courts have occasionally allowed reference to marginal notes in rare cases to assist in the interpretation of sections where the language is unclear and ambiguous. तो वैसे तो marginal notes जब लॉ में ही नहीं थे, बाद में हमने खुद ने डाले हैं, तो ये लॉ का पार्ट नहीं है, तो आप इसे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स नहीं मान सकते हो, इंटरनल एड नहीं मान सकते हो, बट कोई बात नहीं। कुछ केसेस में जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट्स ने अलाउ किया है मार्जिनल नोट्स को एज ए रेफरेंस यूज़ करना, तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मार्जिनल नोट्स हैं, और मज़े की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मार्जिनल नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ही डाले गए थे, तो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, तो उन्हें फिर हम कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली एज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल एड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में हम बात करें, द मार्जिनल नोट्स इन द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिंस दे वर इंक्लूडेड। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था असेंबली में, दस मार्जिनल नोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड एज एन एड इन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल्स, राइट। तो एक्ट के मार्जिनल नोट्स को आप जनरली यूज़ नहीं करोगे, कोर्ट अलाउ करेगा तब यूज़ करोगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के मार्जिनल नोट्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसी वक्त से हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेफिनेशनल सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो आपका डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है सेक्शन 2 होता है जनरली। ठीक है, आपका GCA में आपका सेक्शन 3 था, इन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 है। तो डेफिनेशनल सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। डेफिनेशनल सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज, व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन द इनैक्टमेंट, इट इज दैट मीनिंग अलोन which must be given to it in interpreting a section of the act unless there is anything repugnant in the context. It is called exhaustive definition. ठीक है, डेफिनेशनल जब एक वर्ड या फ्रेज को डिफाइन किया गया है, बोला है यही मतलब लेना है आपको इस एक्ट के लिए, तो हम उस एक्ट के लिए वही मीनिंग लेके चलेंगे, इसे हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं। द पर्पज ऑफ डेफिनेशनल क्लॉज टू फोल्ड है। एक एक्ट में डेफिनेशनल क्लॉज देने का 2 पर्पज रहता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो सके, एक्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग देने के लिए ऑब्वियसली। दूसरा, शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। कैसे? एक वर्ड 100 बार आ रहा है तो 100 बार मीनिंग देने के बजाय एक ही बार मीनिंग दे दिया, तो एक्ट की लेंथ थोड़ी शॉर्टन हो गई। ठीक है, बस ये 2 पर्पजेज होते हैं डेफिनेशनल सेक्शन के। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेफिनेशन आप फॉलोइंग हेडिंग से समझ सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस, बेसिकली डिफरेंट केसेस ऑफ डेफिनेशंस। पहला है रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन, दूसरा एम्बिगुअस डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, एंड तीसरा डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक होती है रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द डेफिनेशन सेक्शन मे बी इधर रिस्ट्रिक्टिंग और मे बी एक्सटेंसिव। या तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मीनिंग को या मीनिंग को और वाइडन कर रहा है, ये 2 ही कैटेगरी की डेफिनेशन हो सकती है। आइए, अगर डेफिनेशन स्टार्ट होती है मीन्स से, व्हेन लॉ सेज वर्ड मीन्स, मतलब वो ये कह रहे हैं बस यही मतलब है जो हम कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है। स्ट्रिक्ट और लिमिटेड मीनिंग देना चाहते हैं वो वर्ड को। जैसे आपका कोई भी चीज़ में मीन्स लिखा होता है, कार मीन्स 4 व्हील्ड व्हीकल, मतलब कार मतलब 4 पहियों वाली कार को ही कार बोलो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, you must understand the word exactly as it is defined and no other meaning are allowed. Include word से अगर definition start हो रही है, when a law says a word include, तो वो broader meaning देना चाहते हैं, मतलब normal meaning तो आई गई, इसको भी include कर लो। एग्जाम्पल, अगर लॉ कहता है कार इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो नॉर्मल कार तो है ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्लूड हो जाएगी।
ठीक है, तो ये ब्रॉडर डेफिनेशन देता है। तो रिस्ट्रिक्टिव एक्सटेंसिव समझ गए, रिस्ट्रिक्टिव अगर मीन्स यूज हुआ है, एक्सटेंसिव अगर इंक्लूड यूज हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो जैसे आप ये देखो, अब मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स मतलब यही है बस अब्रिज प्रोस्पेक्टस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स मतलब यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में बताए हैं। ऑल्टर ऑल ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स मतलब ऑल्टर ऑल्ट्रेशन में बाकी चीज़ें भी आती हैं और एडिशन ओमिशन और सब्सटीट्यूशन भी आते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल मीन्स मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन सा, वही एनसीएलटी ही बस एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो मीन्स में बस यही मीनिंग है, इंक्लूड में जनरल प्लस ये मीनिंग है, राइट। बस अगर मीन्स इंक्लूड दोनों लिखा है ओ फिर क्या करें भैया, ये तो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है डेफिनेशन को। अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा है तो बस यही और कुछ भी नहीं, ये मतलब है, बस यही, सोचना भी मत कुछ और, यही है। जब लॉ कहता है मीन्स एंड इंक्लूड्स तो डेफिनेशन इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, कुछ और नहीं आएगा, जो लिखा है बस वही आएगा। कार मीन्स एंड इंक्लूड ओनली व्हीकल विथ 4 व्हीकल्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन, बस यही कार है और कुछ कार नहीं है, इलेक्ट्रिक कार नहीं आएगी, ठीक है। जैसे नेशनल हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे, बस जो डे डिक्लेयर किया जाएगा सिर्फ वही नेशनल हॉलीडे होगा और कोई नेशनल हॉलीडे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स का भी मीन्स जैसा ही इम्पैक्ट है बट अ बिट स्ट्रिक्टर, ठीक है। कुछ और सोचना भी मत, ये कहना चाहते हैं लॉ मेकर। उसके बाद आता है अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स। अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स, जब लॉ कहता है वर्ड के बारे में अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स तो वो बहुत ही मीनिंग ब्रॉडर मीनिंग देना चाहता है, इंक्लूड से भी ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग देना चाहता है, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशन वाली चीज़ें भी नहीं, जो लॉजिकली फिट होती है वो चीज़ें भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। मतलब लिखा है कार अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो कार अप्लाई होती है और इंक्लूड होती है वो सारे व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल कार तो है ही है और भी सब चीज़ें यहाँ पे जोड़ते चले जाओ। कार कुड कवर अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, मे बी बस, ट्रेन और इवन ट्रक वगैरह सब आ जाएंगे फिर इसमें, ठीक है। तो अगर अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स लिखा है तो बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन है। तो मीन्स है तो रिस्ट्रिक्टिव है, मीन्स एंड इंक्लूड्स है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, इंक्लूड है तो ब्रॉडर है, अप्लाई टू एंड इंक्लूड है तो और ब्रॉडर है, समझे क्या। अब आ जाते हैं मजे की बात, इज डीम्ड टू इंक्लूड। इज डीम्ड टू इंक्लूड और ब्रॉड करता है डेफिनेशन को, जो चीज़ें लॉजिकली कवर नहीं भी हो रही हैं उन्हें भी कवर कर लो, जो चीज़ें लॉजिकली कवर नहीं हो रही हैं मान लो, ठीक है। कार बाइसाइकिल इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द कार, वैसे तो कार में बाइसाइकिल नहीं आता है पर ऐसे लिख दिया तो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। आइए, एट डेफिनेशन सेक्शन में ऑल्सो बी वर्डेड एज इज डीम्ड टू इंक्लूड, which again is an inclusive or extensive definition. As such a word are used to bring in scope something which according to ordinary meaning is not included. तो ऑर्डिनरी मीनिंग लोगे तो वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती आपको इंक्लूड करना है तो क्या लिखो, इज डीम्ड टू इंक्लूड, और ब्रॉड कर दिया, अपना मीनिंग तो ले ही लो, दूसरे का भी वर्ड इसमें डाल दो, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, क्या लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में मानी जाएगी, जो अलग से स्टेटमेंट या रिपोर्ट भी आप दे रहे हो। तो वैसे तो टेक्निकली तो वो प्रोस्पेक्टस में नहीं है ना, पर हम मान रहे हैं प्रोस्पेक्टस में है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वाइडन कर दिया है एरिया को कि भैया है नहीं पर मान लो है, ठीक। आगे यही समझाया हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो आपने समझ ली रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्बिगुअस डेफिनेशन की। तो कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है भैया जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि लॉ मेकर कहना क्या चाहता है, बड़ी अनक्लियर सी डेफिनेशन होती है। तो ऐसी डेफिनेशन का बस एक ही रूल है, इसे पूरे एक्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करो, टू बी रेड एज अ होल, अलग से मत पढ़ो, समझ में नहीं आएगा कुछ क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी मे फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन में itself be ambiguous and so it may have to be interpreted in the light of other provisions of the act and having regard to the ordinary meaning of the word. तो word का ordinary meaning और act क्या कह रहा है उनको ध्यान में रख के इस definition को समझ लो आप, ठीक है। बस इसको आपको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, अकेले में नहीं पढ़ना है। जैसे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ सीजनल वर्कर आफ्टर द वर्क वॉज ओवर डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में रिट्रेंचमेंट शब्द का मीनिंग नहीं गिवन है,
ठीक है। तब रिट्रेंचमेंट वर्ड का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, निकाल देना किसी को। एक तो नॉर्मल मीनिंग ध्यान में रखो और एक्ट के अंदर क्या कह रहे हैं वो ध्यान में रखो, ठीक है। तो अगर एक सीजनल वर्कर को आपने रखा है और उसका टर्म सर्विस खत्म हो गया तो उसको निकालना नहीं बोलेंगे, हाँ वो तो जाएगा ही भाई, सीजनल था। पर अगर डेली वेज का वर्कर है जिसको एक प्रोजेक्ट पे आपने लगाया था, ठीक है, और प्रोजेक्ट होने के बाद आप उसको निकाल रहे हो, आप उसको जाने को बोल रहे हो, तो इसे रिट्रेंचमेंट बोलेंगे। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये हमने पूरे एक्ट के साथ पढ़ा, तब हमें पता लगा ये मीनिंग, ठीक है। तो अगर रिट्रेंचमेंट वर्ड का मीनिंग गिवन नहीं है या वेग सी डेफिनेशन है तो एक काम करो, पूरे एक्ट के साथ उसको पढ़ के देखो, फिर आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। When a word is defined to bear a number of inclusive meaning, अगर वर्ड को डिफाइन किया जाता है जिसमें बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, the sense in which the word is used in a particular provision must be ascertained from the act. Obviously अगर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है तो एक्ट में वो वर्ड इंक्लूड हो रहा है, तो एक्ट के हिसाब से उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करो, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व्ड, ऑब्वियसली, ठीक। आओ देखो क्या लिखा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। अब्रिज प्रोस्पेक्टस का ये मीनिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, वगैरह वगैरह इंक्लूड करके सब सारे मीनिंग आपको बता दिए। तो जब भी ऐसा लिखा होता है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, क्या मतलब है इसका, कि कहीं और किसी प्रोविजन में कोई और मीनिंग लग रहा है तो वो लगा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर डेफिनेशन गिवन है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट, तो अगर कहीं और वो वर्ड आ रहा है जहाँ कहीं और मीनिंग, यही वर्ड अगर कहीं और आ रहा है जहाँ मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन मीनिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे ऑल्टर और नहीं, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स का मीनिंग है, ठीक है। आर्टिकल्स का मीनिंग क्या गिवन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पर अगर हम किसी प्रोविजन में आर्टिकल्स का मीनिंग पढ़ रहे हैं जहाँ आर्टिकल्स का ये मीनिंग नहीं निकल रहा है, नॉर्मल आर्टिकल मीनिंग निकल रहा है, तो आप वो ले लो, कोई बात नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो अगर डेफिनेशन ऐसे गिवन है कि कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट हो तो उस हिसाब से समझो, तो उस हिसाब से आपको समझना है, इसलिए ये वर्ड लिखा है कि अगर एक वर्ड के बहुत सारे मतलब है, डेफिनेशन में एक मतलब गिवन है और लिखा है आगे कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट वाला पॉइंट, तो एक काम करो, जहाँ पे जैसा वो वर्ड यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट कर लो। जिस प्रोविजन के साथ वो शब्द यूज हो रहा है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आप इंटरप्रेट कर लो। ज़रूरी नहीं है आपको यही मीनिंग लेना है पूरे एक्ट में। समझ में आया? इसको बोलते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डेफिनेशन वाला पॉइंट। कितने पॉइंट्स हमने कर लिए, एक बार हम देखें। हमने वैसे 5 पॉइंट कर लिए हैं, बट एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हमने लॉन्ग टाइटल कर लिया है, प्रेम्बल कर लिया है, हेडिंग कर लिया है, सॉरी हाँ, लॉन्ग टाइटल कर लिया है, प्रेम्बल कर लिया है, हेडिंग कर लिया है, मार्जिनल नोट कर लिया, डेफिनेशनल सेक्शन कर लिया है। डेफिनेशनल सेक्शन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स कवर करे थे, कौन कौन से, फटाफट से बताएंगे। डेफिनेशनल सेक्शन में हमने 3 पॉइंट कवर करे थे। एक तो हमने करा था रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एक हमने करा था एम्बिगुअस डेफिनेशन वाला पॉइंट, और एक डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट वाली बात, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। आगे चलते हैं हम इलस्ट्रेशंस पे, ठीक है। आप देखोगे तो कुछ एक्ट्स में इलस्ट्रेशंस गिवन होती हैं, जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हो फाउंडेशन में, तो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो वो वॉइड एग्रीमेंट की काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस गिवन है। तो क्या उसे हम यूज़ कर सकते हैं एक्ट को समझने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। पर क्या अगर इलस्ट्रेशन से कोई और मीनिंग निकल रहा है, एक्ट से कोई और मीनिंग निकल रहा है, तो इलस्ट्रेशन का मीनिंग लोगे? ऑब्वियसली नॉट, एक्ट का मीनिंग लोगे, यही लिखा है। वी वुड फाइंड दैट मैनी, दो नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ इलस्ट्रेशन, काफ़ियों में होता है, सब में नहीं होते इलस्ट्रेशन, साथ में लिखी होती हैं। दिस इलस्ट्रेशन फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, सेक्शंस के बाद आते हैं, ये सेक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर इलस्ट्रेशन डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, एक्ट का पार्ट नहीं होते हैं, पर इनको फिर भी वैल्यू दिया जाता है, रेलेवेंस में लिया जाता है एक्ट को, टेक्स्ट को समझने के लिए। However, illustrations cannot have the effect of modifying the language of the section and can neither extend or curtail. Curtail मतलब shorten करना, expand मतलब extend करना, increase करना, ambit मतलब scope of the section. Illustration से आप point समझ सकते हो,
पर इलस्ट्रेशन से सेक्शंस की स्कोप को ना बढ़ाया ना घटाया जा सकता है, सिर्फ वो समझने के लिए होते हैं, ठीक है, समझ गए। और इसे सेक्शन का पार्ट नहीं माना जाता है, सेक्शंस के नीचे गिवन होते हैं, सेक्शन का पार्ट नहीं होते हैं वो, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए यूज़ करो उनको, वो भी ज़रूरत पड़े तब, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, प्रोवाइजो, एक्सेप्शनल क्लॉज एंड सेविंग क्लॉज, एक्सेप्शन क्लॉज, सॉरी, प्रोवाइजो, एक्सेप्शन क्लॉज, सेविंग क्लॉज। दिमाग को खोल के इन बातों को आप समझोगे, राइट, ऐसे बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी वरना। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द इनैक्टमेंट or to qualify something stated in the enactment which would be within its purview if the proviso were not there. प्रोवाइजो आपने देखा होगा प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होता है, प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइजो बोलते हैं उस पार्ट को जो प्रोवाइडेड दैट के बाद लिखा होता है। तो प्रोवाइडेड दैट के बाद जब चीज़ लिखी होती है तो उसमें हम कुछ चीज़ को अलग से बता रहे होते हैं, पूरा लॉ है however प्रोवाइडेड दैट करके हम एक अलग से बात बता रहे होते हैं। कभी कभी हम उससे जनरली आप देखोगे प्रोवाइडेड में ना कुछ कंडीशंस गिवन होती है, तो प्रोवाइजो क्या करता है, पूरे एक्ट में से एक स्पेसिफिक बात को क्लैरिफाई करता है प्रोवाइजो, ठीक है। यूजुअली अ प्रोवाइजो इज एम्बेडेड इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन एंड बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। प्रोवाइजोज दैट आर इंक्लूडेड बिगिन विद द वर्ड्स प्रोवाइडेड दैट, मैं आपको बता चुकी हूँ। As a general rule, proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. Suppose law में लिखा है all employees are entitled to 30 days of paid leave. फिर proviso कहता है however provided that employees जिन्होंने अभी 6 महीना कंप्लीट नहीं किया है उन्हें सिर्फ 15 दिन की लीव मिलेगी। तो प्रोवाइजो से एक अलग से एक बात बता दी गई क्लियरली, ठीक है, कि भैया 30 डेज की पेड लीव के लिए आपकी जॉब को 6 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए तभी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, समझ गए। तो प्रोवाइजो एक अलग से बात बताता है। हाउएवर एक्सेप्शन भी एक अलग से बात बताता है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। एक्सेप्शन क्लॉजेज आर इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनैक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस। An exception is used to entirely exclude or take away something out of the general application. एक्सेप्शन अगर लगा है, एक्सेप्शनल पॉइंट जो लिखा है वो बिल्कुल ही अलग कर देता है एक पॉइंट को, भैया इस पे तो ये अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे प्रोवाइजो कहता है कि अप्लाई होगा बट विद दिस कंडीशन, एक्सेप्शन कहता है भैया ये तो अप्लाई नहीं होगा, इसको तो निकालो बाहर, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। इट रिमूव सर्टेन केसेस और सर्कमस्टांसेस फ्रॉम मेन रूल मीनिंग द रूल डज नॉट अप्लाई टू दिस पॉइंट जो अंडर द एक्सेप्शन गिवन है। तो प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में ये डिफरेंस होता है। लॉ ऑल एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 30 डेज ऑफ पेड लीव एक्सेप्ट एम्प्लॉयज जो टेम्पररी बेसिस पे है, बिल्कुल अलग ही कर दिया, मिलेगी ही नहीं छुट्टी, ठीक है। अब आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में, राइट। प्रोवाइजो में विद अ कंडीशन उसी के अंदर ही है, छुट्टियों के अंदर ही है, पर एक्सेप्शन में तो बिल्कुल अलग ही कर दिया, भैया छुट्टियाँ मिलेंगी ही नहीं, ठीक। फिर एक आता है आपका सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स, रेमेडीज और प्रिविलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। नाम से पता चल रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सुना है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, भैया पहले जो लिखा है वो चलता रहेगा, आगे की बात ये है, तो पुरानी चीज़ों पे कोई असर नहीं होगा जो हम आगे पढ़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं उसके। सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, सेक्शन 61 में जो लिखा है वो ठीक है, आगे की हमारी बात ये सुनो, ठीक। चलिए जैसे यहाँ पे भी लिखा है 61, देखो क्या लिखा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेव एज प्रोवाइडेड इन 61, कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन से प्रोसीजर पूरा करके अपने एमओए को ऑल्टर कर सकती है। सेक्शन 61 कहता है कि आप अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हो तो आपको एमओए को ऑल्टर करना पड़ेगा, आप ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हो। तो कह रहे हैं एमओए को ऑल्टर कर सकते हो, पर 61 में जो लिखा है उसका भी ध्यान रखेंगे हम। 61 में लिखी हुई बातों को हम अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वो उनमें जो लिखा है उसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेविंग क्लॉज से हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दोनों को ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग क्लॉज से और किसी पॉइंट का डिस्ट्रक्शन होने से बचता है और किसी राइट्स का डिस्ट्रक्शन होने से बचता है, ठीक है जी। आइए प्रोवाइजो हो गया, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन। कभी कभी सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन गिवन होती है किसी वर्ड या फ्रेज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए,
जैसे आपने एसोसिएट कंपनी का पढ़ा है कि वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, वो एक्सप्लेनेशन में गिवन है, इस तरीके से आ जाता है। एन एक्सप्लेनेशन में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। An explanation should normally be so read as to harmonize with up and clear any ambiguity in the main section. एक्सप्लेनेशन को आप सेक्शन के साथ से ही पढ़ोगे, उसे कुछ अलग से ट्रीट नहीं करना है, सेक्शन की हार्मनी में ही पढ़ना है। इट शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज टू वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन, इससे सेक्शन का स्कोप इंक्रीज नहीं होता है, बस ये सेक्शन के बारे में आपको कुछ क्लैरिफाई करता है। ठीक है, जैसे आपको एसोसिएट का मैंने मतलब बताया है। एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया। 20% से ज़्यादा की वोटिंग पावर होगी तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के में बोला था कि कंट्रोल कर सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। नाउ हाउ कैन यू कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये यहाँ पे आपको बता दिया। देखो, ठीक है, सपोज तो कुछ क्लैरिफाई करने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में वो पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम मीनिंग ऑफ द एक्ट एंड इंटेंटमेंट या इंटेंशन ऑफ द एक्ट समझ सकते हैं। कोई एक्सक्यूरिटी होती है, कोई डाउटफुलनेस, वीकनेस होती है, ठीक है, और उसको दूर किया जा सकता है और मेन इनैक्टमेंट को कंसिस्टेंट, मतलब मेन इनैक्टमेंट को ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस के अकॉर्डिंगली पढ़ सके, उसके लिए एक्सप्लेनेशन आता है। फिल अप द गैप विच इज़ रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द ऑब्जेक्ट। कोई गैप है अगर जिसका लूप होल का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, उसको फिलअप करने के लिए एक्सप्लेनेशन को यूज़ किया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बेसिकली एडिशनल सपोर्ट देने के लिए टू द ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ द एक्ट, एंड एक्ट को और मीनिंगफुल या पर्पसफुल बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और कभी भी एक्सप्लेनेशन से किसी का भी स्टैट्यूटरी राइट नहीं छीना जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। उसके बाद हमारे आ जाएंगे स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स होते हैं जो एक्ट के लास्ट में आते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द एक्ट एंड मस्ट बी रेड टुगेदर विद द एक्ट फॉर ऑल द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाउएवर स्केड्यूल से कभी भी आप एक्ट को कंट्रोल या एक्ट के एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, बेसिकली ये लिखा है। अगर इनकन्सिस्टेंसी होता है एक्ट और स्केड्यूल्स के बीच में तो हमेशा एक्ट को ही आपको प्रेफरेंस देनी है, वही प्रिवेल करेगा। ठीक है, बेसिकली उसमें डिटेल्स होती है, फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन होती है। एमओए का फॉर्मेट है, एओए का फॉर्मेट है, ठीक है, आपके अकाउंटिंग बैलेंस शीट पेंडल के फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ताकि आप एक्ट के सेक्शंस की पॉलिसी पे वर्क ऑन कर सको। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है आपके स्केड्यूल्स में। देखो, ठीक है, जैसे टेबल ए में एमओए का फॉर्मेट है, तो इन एक्ट के हिसाब से पढ़ना है और ये एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है आपका रेड द स्टैच्यूट एज अ होल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ रेड द स्टैच्यूट एज अ होल। जब आप एक्ट पढ़ते हो ना तो पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, एक्ट के एक वर्ड का मीनिंग अगर आप ले रहे हो तो पूरे एक्ट में जो मीनिंग है वही लोगे, अनलेस अदरवाइज कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है तो अलग बात है। When interpreting a law or legal document, you shouldn't just focus on one part. Instead, you must consider the entire document. Document पे भी ये रूल लगता है, ठीक है, स्टैच्यूट पे, एक्ट पे भी लगता है, सिंपल डॉक्यूमेंट पे भी लगता है। पूरा मीनिंग देखने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट या एक्ट को एक साथ पढ़ना है, सारे सेक्शंस और वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है इस तरीके से कि एक साथ स्मूथली सारे समझ में आ जाए, आप इंटरप्रेट कर पाओ और कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। समझ में आई आपको सारी बात? चलिए एग्जाम्पल देखो, सेक्शन 173 और 101, नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग वर्सेस जनरल मीटिंग। अब नोटिस का मीनिंग कहीं गिवन नहीं है। सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 कहता है कि मिनिमम 7 दिन का नोटिस देना है आपको बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए। सेक्शन में कुछ नहीं लिखा नोटिस क्या होता है, राइटिंग में है, ओरल में है, लेकिन 101 में आप जाओगे वहाँ पे लिखा है क्लियरली 21 डेज रिटर्न नोटिस। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा मतलब नोटिस मतलब हर जगह रिटर्न नोटिस। तो एक्ट को समझना है तो पूरा एक्ट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हम भी यही कहते हैं कि पहले पूरी बात सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। बस एक्ट भी यही कहता है, पूरा पढ़ लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ रिटर्न नोटिस लिखा है, मानो सब जगह रिटर्न नोटिस ही लिखा है। समझ में आया क्या? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ रेड द स्टैट्यूट एज अ होल प्रिंसिपल।
इवन दो सेक्शन 173 डजंट एक्सप्लिसिटली स्टेट के नोटिस राइटिंग में ही होना चाहिए, ठीक है, बट द कंपनीज एक्ट एज अ होल इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन इन सेक्शन 101 क्लैरिफाई कर रहा है कि नोटिस कैसे देना है। तो इसके बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस भी राइटिंग में ही होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे फिजिकली हो, कैसे भी हो, पर आपका राइटिंग में ही होना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। स्पेसिफिकली बोल दिया राइटिंग में एक जगह पे, तो अभी सब जगह पे राइटिंग में देना पड़ेगा ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो पूरे स्टैच्यूट को एक साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ो, ठीक है, राइट, समझ में आया आपको, वेरी नाइस। और यहाँ पे हमारे इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होते हैं। एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले कंटेंट समझना है, ठीक है, उसके बाद कंटेंट को लर्न करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, आप हमारे साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, राइट, समझ में आया आपको, और फिर उन क्वेश्चंस के भी आगे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।